हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की थी। एक कंडक्टिंग स्लैब थी, दूसरी क्या थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी। आज हम उसी चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए चलते अपने न्यूमेरिकल्स के साथ। तो देखो भाई, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, व्हेन 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, यानी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, 1 into 10 की पावर 12। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर बिटवीन द कंडक्टर। कंडक्टर्स की जो प्लेट है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है भाई, 10 वोल्ट का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ऑफ द कंडक्टर सिस्टम, यानी सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात हमारे पास क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास n की वैल्यू दी है भाई। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा भाई, 10 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है अभी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, वी नो कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है भाई, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज और पोटेंशियल की जरूरत है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, लेकिन हमारे पास चार्ज नहीं है। क्या होती है, हम कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखो, n आपके पास दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहां से टोटल चार्ज निकालते हैं तो क्या किसके इक्वल होता है भाई, एन ई के इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आपका क्या हो, किसके इक्वल आता है भाई, 1 into 10 is to power 12 इंटू में 1.6 into 10 is to power minus 19 कूलम। तो चार्ज की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1.6 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आपके पास ये आ गई और V की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है भाई। तो यहां से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम कैलकुलेट कर दो। नाउ C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू आ गई 1.6 into 10 is to power minus 7 और डिवाइड बाई V की वैल्यू कितनी देर की हुई, 10 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 ऊपर जाके एक पावर माइनस में हो जाएगी, तो आपकी क्या आ जाएगी 1.6 into 10 is to power minus 8। और कैपेसिटी किसके अंदर आती है भैया, आपकी माइक्रो के अंदर आएगी या फेराड के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, फेराड के अंदर हम इसको दिखा देंगे। तो ये आपकी क्या जाती है, कैपेसिटी आ जाती है इन दो कंडक्टर्स की। तो देखो, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल के अंदर आपने ये देखना है कि हमें क्या चीज दी हुई है और हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है, पहले उसका फॉर्मूला देखो, आपकी फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है उसके ऊपर। फिर उसके अंदर जो भी चीज आती है उनको आप, अगर वो दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो उसको कैलकुलेट करें और फिर उसके अंदर आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो यहां से देखो भाई, ये हमारे पास क्या आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, प्लेट ऑफ 2 फेराड, यानी इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 फेराड। अब आपको पता है कि फेराड किस यूनिट होती है, आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ठीक है, तो कैपेसिटी दे रखी है 2 फेराड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कौन सा कैपेसिटर है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज, यानी इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं, इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, यानी एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या क्या गिवन है, कैपेसिटी दी हुई कितनी, 2 फेराड। ठीक है, और डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है भाई, डिस्टेंस दी 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस हम लेते हो किस में लेते हैं, मीटर के अंदर लेंगे। तो यहां से सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और यहां से एक पॉइंट हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो ये किसके अंदर आ गया, आपके डिस्टेंस मीटर के अंदर हमने कर दी कन्वर्ट भाई। अब देखो, कैपेसिटी दे रखी है और आपके पास क्या दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर आपने फार्मूले याद है तो हमारे पास क्या आई थी भाई, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। हमारे पास ये आई थी, ए था उसका एरिया, डी क्या थी प्लेट के बीच की सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट क्या आता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है यूनिवर्सल, यानी इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास क्या हो जाएगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आपने ध्यान रखनी है ये चीज इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर लो और एरिया को एक तरफ। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए। तो यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैपेसिटी आपके अंदर कितनी दी हुई, 2 फैराड, यानी 2। डिस्टेंस आपकी कितनी आई है, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 8.85 इंटू 10⁻12। जब हम इसको सोल्व करेंगे 10 की पावर को 10 की पावर से और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है भाई इसकी देखो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा आपके पास, 10 इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻12 ऊपर जाएगी, डिवाइड बाई क्या बच गया भाई 8.85। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू कैलकुलेट हो गया ये। अगर इस पॉइंट को उठाते हैं 8.85 और 2 पॉइंट में क्या लगा देता हूं, ऊपर लगा देता हूं 10⁻²। तो 10⁻² हमने ऊपर लगा दी भाई। तो इसको सोल्व करेंगे अब, तो 10⁻² पॉजिटिव। अब देखो 10 की पावर पॉजिटिव कितनी है, 12 और 2 14 और 1 यहाँ पर 15। तो 10⁻15 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी भाई 885। तो ये हमारे पास आ जाएगी 15 में से 3 कितने बचेंगे, 10⁻12 डिवाइड बाई 885। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहां से मैं साइड रब कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ हमने वैल्यू बताई थी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आसान तरीका है सोल्व करने का, सिर्फ 10 की पावर को 10 की पावर के साथ सोल्व करते चलो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000, 3 पावर हमारी कैंसिल होगी, 10⁹ डिवाइड बाई 885, क्योंकि नीचे हमारा 885 था तो इसे डिवाइड करने के लिए टोटल पावर 12 थी, तो हमने 1000 लिख दिया, पावर कितनी बची 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती हुई 1.13 इंटू 10⁹ और एरिया किसके अंदर आपका, आपका मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमने मीटर के अंदर ली थी। तो ये क्या जाता आपका एरिया निकल के आ जाता है भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये अब आपका क्या था भाई, सेकंड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता हमारे पास थर्ड। क्या दिया हुआ इसके अंदर, डायग्राम दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी हमें इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, C1 C2 और C3 की क्या है कैपेसिटी आपको दी हुई है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस आपने निकालना है। यहाँ पर पॉइंट क्या हो, यहाँ पर पॉइंट P है, तो P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। तो इसके अंदर देखो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आया था, जिसके अंदर हमने क्या किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किए थे। तो आपको क्या करना है, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन आपका बहुत रेयर चांसेस होते हैं पेपर में आने के प्लस 2 क्लास के अंदर। तो उनके ऊपर आपकी क्या आती है, अरेंजमेंट के ऊपर, या तो जो आपके रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटेंस होते हैं दोनों इसी तरह से जोड़े जाते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर। अगर आपको कैपेसिटेंस समझ में आ जाता तो रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस आ जाता तो कैपेसिटेंस भी आ जाता है। दोनों के जो न्यूमेरिकल होते हैं सेम टाइप से ही होते हैं, बस थोड़ा ऐड करने का, उनको कंबाइन करने का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, तो इनको ध्यान से करना भाई, क्योंकि पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका कैसे हुआ, आपको पहले ये देखना है कि जो एक कैपेसिटेंस हमें दिए हुए सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, एक की पॉजिटिव प्लेट यानी फर्स्ट की नेगेटिव, सेकंड की पॉजिटिव, फिर सेकंड की नेगेटिव, थर्ड की पॉजिटिव, यानी ऐसे जुड़ते थे। और पैरेलल में हमारे पास क्या होता था, सभी की पॉजिटिव प्लेट एक एंड पे जुड़ी होती थी और सभी की नेगेटिव प्लेट एक एंड पे जुड़ी हुई होती थी। अब देखो इसके अंदर अगर मैं ये दिखाता हूं तो देखो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये आपका क्या भाई
इस पी पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो आपको क्या करना है, जितनी पोटेंशियल इस पी पॉइंट के ऊपर होगी उतनी पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी, यानी दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, पी पॉइंट बोल सकता हूँ। अब देखो ये जो पी पॉइंट है इससे कौन कौन सा कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा भाई जो C1 कैपेसिटर है उसकी ये फर्स्ट प्लेट जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है, फिर यहाँ से गई तो यहाँ से इस पॉइंट पे भी ज्वाइंट आ जाता है आपका, तो यहाँ से कौन कौन जुड़ा हुआ है, थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं P के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल मानता हूं तो हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है, P पॉइंट से जुड़ी हुई है, यानी एक प्लेट P पॉइंट के ऊपर जुड़ी है तीनों कैपेसिटर की। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्लेट की, तो देखो सेकंड प्लेट एक तो ये है इसकी, एक ये बच गई वो इसकी, और इसकी क्या बच गई, ये प्लेट बच गई। अब देखो जो फर्स्ट कैपेसिटर है यहां पर आपका क्या है, क्या वो पॉइंट आ जाएगा भाई, क्योंकि अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल वही रूल, यहाँ पर पोटेंशियल है तो इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हुई पॉइंट होगा आपका, ठीक है। और देखो ये क्या वो पॉइंट यहाँ से एक तो इस तरफ जा रहा है और एक ज्वाइंट हो गया यहाँ पर आ रहा है आपका इस साइड में, तो ये क्या वो पॉइंट जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है आपका, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल या कंपोनेंट या फिर कैपेसिटर नहीं है आपका, तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपका क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर क्या वो पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या वो पॉइंट बोल सकते हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट था ये किससे जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका नहीं आया हुआ, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगी सेम, तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, पी पॉइंट बोल सकते हैं। अब देखो तीन कैपेसिटर की तीन प्लेट आपकी किससे जुड़ी है, पी से, तो देखो पी से किससे क्या जुड़ी है, एक तो ये प्लेट जुड़ी हुई, एक ये प्लेट और क्या जुड़ी है, एक ये प्लेट जुड़ी है, तो तीन प्लेट आपकी पी पॉइंट से जुड़ गई। बाकी की जो तीन प्लेट हैं, जो दूसरी प्लेट बच गई हुई, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ये किससे जुड़ी है, देखो यहाँ से क्या से और ये क्या से, तो तीन प्लेट ये पॉइंट के ऊपर जुड़ जाती है और तीन प्लेट किस पे जुड़ी है आपकी, क्या पॉइंट के ऊपर, तो तीनों किस में हो गए भाई, यानी पैरेलल के अंदर जुड़ती है ना हमारे, ऐसे कि सभी की पॉजिटिव प्लेट एक एंड पे जुड़ जाती है, नेगेटिव प्लेट एक एंड की, तो ये तीन कैपेसिटर हैं, इन तीनों की एक प्लेट जुड़ी हुई पी पॉइंट के ऊपर और तीनों की जो दूसरी प्लेट है वो कहां पर कंबाइन है, क्या वो पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब तीनों कैपेसिटर किस में होगी, पैरेलल के अंदर हो जाते हैं हमारे, तो पैरेलल के अंदर होंगे तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में आप कैसे जोड़ते हो कैपेसिटर को, Cp C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो यहाँ पर C1 प्लस C2 और C3 की कोई वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो यही आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये, तो इसका एक मेथड था वही समझाने का, अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आया भाई प्लेट के जुड़ने से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रिजल्ट दोनों से क्या आएगा आपका सेम आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, अरेंजमेंट बनेगी, इसका नया डायग्राम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तीन कैपेसिटर हैं, तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां से ज्वाइंट कर रखा है, दोनों के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो इस तरह से जो दो पॉइंट होते हैं, अगर दोनों बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका नहीं आता है, तो दोनों की पोटेंशियल क्या रहती है, सेम रहती है, तो जो इस पॉइंट का नाम है वही हम इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं भाई, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट देखो कहां पर जुड़ा हुआ है, जाके यहां से हमारा क्या चलती है, यहां से हमारा कनेक्शन चलता है और कहां पर जाता है, इस पॉइंट के ऊपर जाता है। अब देखो यहां से जब ये कनेक्शन जाता है तो इस लाइन के या इस पाथ के लोग भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है जो हमारी पोटेंशियल को कम कर सके, तो यहाँ पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो जितनी पोटेंशियल थी वो यहाँ पर भी आ गई, तो ये पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, पी रख दिया भाई हमने, ठीक है। अब पी का काम खत्म, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आओ तो देखो क्या हुआ है, क्या वो और ज्वाइंट हमारे पास यहाँ पर हो रखा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो जितनी पोटेंशियल क्या होगी उतनी पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी, तो इस पॉइंट का नाम भी हमने क्या रख दिया, क्या रख दिया। अब क्या एक तो इस तरफ ज्वाइंट होगा, दूसरा कहां पर आएगा भाई, यहाँ पर ज्वाइंट होगा आगे इस पॉइंट के ऊपर, तो देखो ये जो ज्वाइंट है इस पाथ के लोग भी हमारा कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जो जितनी पोटेंशियल यहाँ पर है उतनी पोटेंशियल क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर होगी, तो इस पॉइंट का नाम भी हमने क्या रख दिया, क्या होगा। अब देखो इसके अंदर जितने भी ज्वाइंट थे हमने क्या रख दिया, सभी के नाम आगे भाई, तो अब यहां से देखो किस किस पॉइंट के बीच में कौन कौन सा कैपेसिटर आपका लगा हुआ है
उसको लगाओ। अब देखो पी और क्यू के बीच में कौन सा कैपेसिटर है आपका, C1 आ गया भाई। तो यहां पर मैं क्या मान लेता हूं, P पॉइंट मान लेता हूं, और मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, Q पॉइंट। यानी इसका मॉडिफाइड डायग्राम हम अपना तैयार करेंगे। तो देखो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, तो P और Q के बीच में हमने फर्स्ट कैपेसिटर आपका जोड़ दिया, C1 जोड़ दिया भाई। फिर हमारे पास क्या है, अब इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ये Q है ये P है, तो Q और P के बीच में भी कौन सा कैपेसिटर है, C2 भी Q और P के बीच में है। तो देखो P और Q के बीच में हमने जोड़ दिया, लेकिन दूसरा है वो भी क्या है, P और Q के बीच में है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पाथ लेंगे, इसी में हमने ऐड नहीं करना है, तो हमने क्या कर दिया भाई, ये पाथ ले दिया और P और Q के बीच में हमने दूसरा कैपेसिटर भी जोड़ दिया, जिसको हमने नाम दे दिया C2। ये जोड़ दिया भाई हमने C2। अब इस पॉइंट के ऊपर आ गए, तो ये भी देखो, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, यानी जो थर्ड कैपेसिटर वो भी आपका क्या है, P और Q के बीच में है। तो थर्ड कैपेसिटर P और Q के बीच में, तो ये तो दो तो हमने जोड़ दिए। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, अलग पाथ चूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, C3 आ गया, और हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, और मैं इसको ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूं भाई, यानी कि अगर मैं कनेक्शन दिखाऊंगा तो इस तरह से। अब इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि जो तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3, तीनों की जो फर्स्ट प्लेट हो किससे जुड़ी हुई है, P पॉइंट से, और तीनों की जो सेकंड प्लेट हो किससे जुड़ी हुई है, Q पॉइंट से। तो ये तीनों आपस में किस में हो गए भाई, पैरेलल में हो जाते हैं। तो पैरेलल में जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका क्या गया रिजल्ट। यानी कैसे भी आप कर लो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, इसको सोल्व करने की जो भी आपको आसान लगे। अगर इससे करोगे तो इसमें आपको मॉडिफाइड डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम भी नहीं बनाते तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, और उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर, वो पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो एक तो ये था हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल फोर्थ, यानी इसके अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है कैपेसिटर का। तो इसमें लास्ट में क्या पूछ रखा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना भाई। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप किस तरह से बताओगे, देखो इसके अंदर अगर आप यहां से चलोगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, तो देखो यहां से चले तो ये कैपेसिटर आपके किस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से अगर मान लिया करंट आ रहा है भाई, तो एक तो इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आके आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गया, आपके पैरेलल के अंदर। ठीक है, फिर पैरेलल में फिर यहां पर आके फिर करंट आपका दो पाथ के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ए पॉइंट से लेकर यहां से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसको मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे उसका आसान मेथड होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इसके लिए देखो आप भाई, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो जो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको कहां से सोल्व करना है, या तो वो आपके बिल्कुल जो एंड पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होते हैं सोल्व होने, या फिर आपका कोई कहीं पर मिडिल पॉइंट होगा वहां से सोल्व होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। तो या तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट करो, या फिर मिडिल में कहीं कोई ऐसा पॉइंट देखो जहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो, यानी जहां से ये आसानी से आपको पता लग जाए सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो भाई, अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूं, इस पॉइंट से, ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास दो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, दोनों आपकी किस में जुड़े हुए हैं भाई, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये जो दोनों कैपेसिटर किससे जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में कैसे भाई, देखो यहां से आपके पास क्या आएगा, अब देखो इसकी एक प्लेट है, ये क्या जुड़ी जो सेकंड कैपेसिटर उसकी दूसरी प्लेट से जाके जुड़ी हुई है, तो दोनों आपस में क्या है, एक लाइन में कंबाइंड है ना। अगर मैं इस एंड को यहां से डाल और बिल्कुल ऐसे सीधा कर देता हूं, तो ये दोनों कैपेसिटर दोनों क्या आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, और जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो एक की प्लेट दूसरे की प्लेट से ऐड हो गई, जुड़ गई, तो ये दोनों किस में आ गए भाई, सीरीज में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को सीरीज में ऐड करता हूं तो सीरीज में ऐड करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS, यानी 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया भाई, ये एलसीएम आ गया 2, तो 1 प्लस 1 ऊपर भी 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ठीक है,
तो हमारे पास अब देखो ये 1/CS की वैल्यू आई है, 1/CS इज इक्वल टू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है CS की, तो CS की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लास्ट में आपकी अगर इसको सीरीज के अंदर जोड़ते हो तो लास्ट में आपका जो रिजल्ट आता है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना उसका, तब आपके पास सीरीज की यानी सीरीज के अंदर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो इन दोनों को जोड़कर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ गया। तो अब मैं अपने डायग्राम को मॉडिफाइड कर सकता हूं। अब देखो इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया, कितनी वैल्यू आई 1 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों कैपेसिटर को कंबाइन करके हमारे पास एक कैपेसिटर आ जाता है। इन दोनों को मैंने रब कर दिया और इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं भाई, ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया और जिसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है 1 माइक्रोफैराड। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एक कैपेसिटर। अब देखो यहां से इस पॉइंट से जो भी पोटेंशियल करंट आएगा वो एक इसके अंदर जाएगी और हाफ इसके अंदर जाएगा, यानी दोनों के अंदर डिवाइड होके जाएगा। तो दोनों के अंदर क्या होगा, ये दोनों किस में आते हैं पैरेलल में, यानी जब कोई चीज डिवाइड होके जाती है एक पाथ से 2 या 3 पाथ के लोग, तो वो चीज किस में हो जाती है आपकी पैरेलल के अंदर हो जाती है। तो देखो ये 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड किसके अंदर आ गए भाई पैरेलल के अंदर आ गए। तो इसी तरह जैसे हमने इन दो को अलग से सोल्व किया था, इसी तरह हम इन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे। तो ये दोनों किस में आ गए आपके पैरेलल के अंदर आ गए। तो पैरेलल के अंदर सीपी की वैल्यू क्या होती है भाई C1 प्लस C2। तो सीपी इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, इसकी भी 1 वैल्यू इसकी भी 1 वैल्यू, 1 + 1 यानी आपके पास कितना होगा 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक कैपेसिटर आ जाता है कितना 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को मैं रब कर देता हूं यहां से और इन दोनों की से क्या बना देता हूं भाई एक कैपेसिटर बना देता हूं जिसकी वैल्यू कितनी आई है 2 माइक्रोफैराड जिसकी वैल्यू आई हुई। तो इसकी इन दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 माइक्रोफैराड। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बन गया हमारे पास, पहले जैसा नहीं बन गया 2 माइक्रोफैराड 1 2, लेकिन क्या हुआ सिर्फ एक ही तो कंपोनेंट हमने कम किया है, बाकी सारे अरेंजमेंट क्या है बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह देखो ये दोनों किस में आ गए भाई सीरीज के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को फिर से ऐड करता हूं, इसको मदद कर देता हूं यहां से, यानी वापस बार बार हमारी यही जो वैल्यू हो वही रिपीट होती जाएगी। तो देखो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं आपके सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर जोड़ो तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2। तो 1/CS की आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई 1/2 + 1/2 यानी कितना होगा 2/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और CS की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1 रेसिप्रोकल करने के बाद 1 की वैल्यू रहेगी तो माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ गया एक कैपेसिटर आ गया। तो इन दोनों को मैंने मिटा दिया और इन दोनों की जगह क्या बनाएंगे भाई अपना एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटर लगा दे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइक्रोफैराड। अब देखो फिर वही बात आ गई, अगर इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल के अंदर आ गए ना, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों के अंदर जो पोटेंशियल हो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो दोनों पैरेलल के अंदर आ गए तो यहां से सीपी का फार्मूला लगा दो पैरेलल का, तो कितना हो जाएगा CP = C1 + C2 यानी सीपी की क्या वैल्यू आ गई दोनों की वैल्यू 1 + 1 यानी कितनी आ गई भाई 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लगा सकता हूं एक कैपेसिटर लगा दूंगा इसको रब करके, यानी सिर्फ हमारे पास वही बार बार टर्म रिपीट होती जा रही है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया कितना आ गया भाई 2 माइक्रोफैराड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमारे पास किस में आ गए सीरीज के अंदर। अगर 2 और 2 को सीरीज के अंदर ऐड करवा दो फिर से हमारे पास वही वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो इन दोनों को हटाकर मैं क्या लगा सकता हूं एक कैपेसिटर, यानी सिर्फ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी। इन दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 माइक्रोफैराड। अब देखो ये दोनों किस में हो गए भाई पैरेलल में। जब इन दोनों को करोगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगी C1 + C2 कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। यानी आपका जो सर्किट हो बार बार क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है भाई। तो इसके अंदर आपकी क्या वैल्यू आ गई भाई आपकी एक कैपेसिटर आ गया कितनी 2 माइक्रोफैराड। अब देखो ये दोनों आपके किस में आ गए भाई ये दोनों आपकी सीरीज में आ जाते हैं। तो सीरीज में आएंगे तो फिर से इन दोनों को ऐड करो तो सीरीज में जोड़ोगे तो फिर से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड। यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने
जो भी सर्किट होता है उसको सोल्व करते हुए चलना है आपने। लेकिन आपने ये ध्यान रखना भाई कहाँ से उसको सोल्व करना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट से या फिर कहीं से मिडिल पॉइंट से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट से चलोगे सोल्व तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। यानी आपके पास जो कैपेसिटर दिया वो कैसा है, पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, हैज कैपेसिटेंस यानी उसका कैपेसिटेंस आपको कितना दिया हुआ, 5 माइक्रो फैराड। यानी उसका कैपेसिटेंस दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 5 माइक्रो फैराड। ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब, यानी उसके बीच में अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं ऑफ थिकनेस इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यानी प्लेट जिसकी जो थिकनेस है कंडक्टिंग प्लेट की वो कितनी है, जितनी डिस्टेंस उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है उसकी कितनी है, 1/4 है। व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन कैपेसिटी, यानी कि अगर हम उस कंडक्टिंग स्लैब को, एक तो हमने क्या कि उसकी कैपेसिटी निकाली बिना कंडक्टिंग प्लेट के, वो कितनी आई 5 माइक्रो फैराड। फिर हमने क्या कर दिया भाई, उस कैपेसिटर की जैसे एज एन डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी जैसा हमने डेरिवेशन के अंदर किया था वैसा ही डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव प्लेट दे दी और यहाँ पर क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल प्लेट है, अगर इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या आती है, डी के इक्वल आती है, तब इसकी जो कैपेसिटी निकाली है यानी इसकी जो कैपेसिटी आई है सी नोट से हम दिखाएंगे वो कितनी दी हुई 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सी नोट इज इक्वल टू में ए एफ साइन नोट इनटू में डी। ये आपकी कैपेसिटी आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ध्यान हो तो आपको फार्मूला है, सिंपल और कुछ नहीं है। तो फिर हमने क्या किया भाई, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब हमने डाल दी। दूसरा डायग्राम आपको बना के अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये आपका क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पर हमने दिया पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब ऐड कर दी हुई, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है भाई। ठीक है, हमने मानी थी। अब इस जो कंडक्टिंग स्लैब है इसकी जो थिकनेस है वो हमने कितनी मानी है भाई, टी हमें जूम करते थे टी। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो कितनी दी हुई है आपको, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस उसकी कितनी है 1/4, यानी कितनी थिकनेस आ गई d/4। तो d/4 क्या दे दी, इसकी थिकनेस दे दी। अब हमें बताना है कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर रखेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी, यानी हमें इसकी नई कैपेसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है भाई। तो देखो यहां से वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंपल कैपेसिटी क्या आ गई, AF sin नोट डिवाइड बाय D। अगर मैं इसकी कैपेसिटी निकाल रहा हूं तो इसकी कैपेसिटी हमारे पास किसके इक्वल आती है, AF sin नोट डिवाइडेड बाय D माइनस T। ये हमारे पास कैपेसिटी आई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद द कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो देखो यहां पर जो C नोट दिया हुआ है यानी जो C नोट है इसकी वैल्यू क्या है, AF sin नोट डिवाइड बाय D और कितनी वैल्यू दे रखी है भाई इसकी हमारे पास 5 माइक्रो फैराड, 5 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो को क्या करो भाई फैराड के अंदर कन्वर्ट करो तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻⁻6 फैराड। तो ये हमने क्या कर दी, इसकी एक एग्जैक्ट यूनिट के अंदर हमने क्या कर दी, इसको चेंज कर दिया भाई। ठीक है, अब ये माइक्रो के अंदर दे रखी है। आपने एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइक्रो के अंदर लोगे कैपेसिटी तो लास्ट में आपकी जो कैपेसिटी आएगी वो माइक्रो के अंदर ही आएगी। अगर इसको फैराड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगी, फैराड के अंदर आएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, चेंज हमने कर दिया 10⁻⁻6 माइक्रो के अंदर। लेकिन अगर चेंज करें तो क्या होगा 10 की पावर फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल माइक्रो फैराड के अंदर रहने दो ताकि जो हमारी कैलकुलेशन हो थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है कि आप इसको फैराड के अंदर चेंज करके नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको माइक्रो फैराड के अंदर ही आपने रख लिया भाई यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें इस कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से अगर इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहां से C की वैल्यू क्या होगी भाई, AF sin नोट D माइनस T की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, नहीं D/4। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं D/4। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इस डायग्राम को रब कर सकता हूं यहां से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। जो वैल्यू दे रखी है आप उसको ध्यान रखना है भाई। तो इसकी कैपेसिटी क्या आ गई भाई, यहां से
ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी बाई 4 आ गया ना भाई, यहां से क्या करूंगा हम सोल्व, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, अगर मैंने यहां पर क्या लिया एल्सियम लिया तो 4, यहां पर क्या होगा 4d माइनस डी, तो इसको करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा भाई, ये बच जाएगा 3d डिवाइड बाई 4, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3d, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो जो a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d था, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d, ये इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल दी हुई है, 5 माइक्रोफैराड की इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इस डायग्राम की आपको हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई 4/3 इंटू में कितनी दी हुई है आपके पास 5, तो यहाँ पर कर दो भाई 5, तो आपके पास कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी 20 डिवाइड बाई 3, और इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 6.66 माइक्रोफैराड, यानी हम इसको क्या लिखते राउंड ऑफ करके 6.67 माइक्रोफैराड। तो ये इसकी क्या आ गई नई कैपेसिटी आ जाती है। अब इसने लास्ट में क्या पूछा भाई, व्हाट वुड बी इंक्रीज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, तो देखो यहाँ पर थी 5 और यहाँ पर आगे 6.67, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैपेसिटी, इंक्रीज इन कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, तो कितना आ जाएगा भैया आपके पास ये आ जाएगा 6.67 माइनस 5, यानी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1.67 माइक्रोफैराड। तो आपके पास ये क्या जाती है इसकी, इसका जो कैपेसिटेंस वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी, देखो देखने में दिखने में क्या दिख रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन आपका क्या है बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, हमने आसानी से इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच में जो मीडियम वो क्या है एयर है, और उसकी कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है आपके पास 8 पिकोफैराड उसका कैपेसिटर दिया हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ रिड्यूस्ड बाय, यानी सेपरेशन जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती थी d, उसको क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया भाई कितना बाई हाफ, यानी हाफ हमने उसको रिड्यूस कर दिया। एंड द स्पेस बिटवीन द फील्ड इज विद ए मीडियम, यानी उसमें एयर की जगह हमने क्या दे दिया कोई भी मीडियम दे दिया, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 5 दी हुई है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी हमें उसका कैपेसिटेंस निकालना है। यानी पहले हमारे पास एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था, तो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी क्या दी हुई है 8 पिकोफैराड। फिर हमने क्या कर दिया उसके प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस थी उसको हमने कम कर दिया, यानी हाफ कम कर दिया। अगर उसकी पहले d थी तो हमने उसको क्या करा d/2 कर दिया, और उसके बीच में एक मीडियम रख दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुई हमारे पास 5 है। तो हमें उसकी नई कैपेसिटी क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से करोगे भाई, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर उसके बीच में एयर मीडियम है तो उसकी जो कैपेसिटी आएगी भाई उस कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। अगर मैं उसको सी नोट से दिखाता हूं तो आपके पास क्या होता है भाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 8 पिकोफैराड, ठीक है। यानी देखो हम इसके अंदर पिको के अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर पिको को कन्वर्ट करोगे फिर आपकी कैलकुलेशन जाएगी 10 की पावर के अंदर, तो हमें सिंपली क्या करनी है यहाँ पर कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करना है नया, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं इसको चेंज करने की। तो सी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या भाई 8 पिकोफैराड आ गई। अब क्या किया उसने कि जो डी डिस्टेंस है ना, जो ये डी डिस्टेंस इसको क्या कर दिया हाफ से रिड्यूस कर दिया, तो जो न्यू डी है यानी जो नई डिस्टेंस आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी भाई d/2 हो जाएगी, और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू क्या दे रखी है 5। तो मैंने आपको बताया था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला, एक तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आया था AH NO डिवाइड बाई डी, और फिर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ आया था तो उसकी जो कैपेसिटी आई थी उसको हमने किसके इक्वल दिखाया था भाई k इंटू में सी नोट, और सी नोट की वैल्यू आपके पास क्या है AH NO डिवाइड बाई डी, ठीक है। या फिर अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से AH NO डिवाइड बाई डी, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, फिर हमने इसको किस में लिख दिया था सी नोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, तो क्या वैल्यू आई थी आपके पास के सी नोट आई थी। तो यहाँ से जब हम नई कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे
तो के की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सी नोट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 8। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 8 पिको फैराड कर देंगे। अब इसके अंदर देखो एक मिनट पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। तो देखो ये हमारे पास जो आया है कैपेसिटी, इसका दोबारा से फॉर्मूला देखो आप एक बार, है वही है, कुछ भी चेंजमेंट हमने नहीं किया है, के इंटू में ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करनी हुई डी की वैल्यू पुट करनी, डी की वैल्यू कितनी है डी बाई 2 है, तो के इंटू में ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी बाई 2। हमारी डी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी थी डी रह गई, तो यहाँ पर हमने डी बाई 2 पुट नहीं किया था, इस वजह से आपका दोबारा किया। तो सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ से के इंटू में, अब 2 पर चला जाएगा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k इंटू में ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। अब देखो जो आपका ये ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी है, ये आपका किसके इक्वल है सी नोट के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में के इंटू में सी नोट, ठीक है। तो यहाँ से जो नई कैपेसिटी आएगी आपकी क्या हो जाएगी भाई 2 इंटू में के की वैल्यू दी हुई 5 और इसकी वैल्यू दी हुई है 8, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 10, यानी कितनी आ जाएगी 80 पिको फैराड। तो हमारे पास इसका जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो क्या जाएगा भाई 80 पिको फैराड के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। देखने में बड़े क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इनसे आसान कुछ भी नहीं होता आपका, ठीक है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक आपके जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर भाई। तो देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है ये स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस ए, यानी एक स्फेरिकल सेल है, यानी इसका मैं डायग्राम बना के आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस क्या दी हुई है ए रेडियस उसने दी हुई है भाई, ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज क्या है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इज एक्सपेंड टू रेडियस बी, हमने उसको फैला दिया यानी उसके साइज को बढ़ा दिया और कितनी रेडियस तक कर दिया भाई, उसकी रेडियस किसकी इक्वल हो जाती है बी के इक्वल हो जाती है, यानी जो ये रेडियस नहीं आई है ये किसकी इक्वल होगी भाई बी के इक्वल हो जाती है ये रेडियस। फाइंड द वर्क डन इन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसने कितना वर्क डन किया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भाई अब जो भी वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जो कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, अब इसके अंदर क्या दे रखी है इसकी रेडियस दे रखी है और क्या दे रखा है भाई चार्ज दे रखा है, ठीक है। यानी R1 की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है ए के इक्वल, और R2 की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है बी की इक्वल, और चार्ज किसकी इक्वल दे रखा है भाई क्यू के इक्वल। हमें क्या बताना है फाइंड द वर्क डन, यानी हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसको ए रेडियस से बी रेडियस तक लेके जाने में कितना वर्क डन किया है किसने इलेक्ट्रिकल फोर्स ने, ठीक है। अब इसमें आपने एक ध्यान रखना अभी जो फोर्स लगाया वो किसने लगाया है, इनके बीच में रिपल्सन होने के बाद इसका साइज क्या हुआ है बढ़ा है। हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया इसके अंदर, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया अपनी तरफ से, सिर्फ कौन सा फोर्स लगाया आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा जब इसका साइज बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको रिपेल कर रहा है तो इसके इंटरनल में फोर्स लग रहे हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से इसका साइज बढ़ गया। तो जब इसका साइज बढ़ेगा तो जब ये फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर की जो एनर्जी वो क्या होगी कम होगी, तो साइज बढ़ने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी कम, और जब इसका साइज छोटा था तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी भाई, ठीक है। अब हमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जो इसकी एनर्जी यानी कितना वर्क डन किया है, यानी ए से लेकर बी तक जाने में जो भी इसकी एनर्जी के अंदर चेंज आया होगा, यानी जितनी भी एनर्जी लूज आपकी हुई होगी वही आपका क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं वर्क डन करूंगा तो वर्क डन को मैं किसके को लिख दूंगा भाई इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो अगर इनिशियल एनर्जी में से मैं फाइनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई यही वर्क डन निकल के आ जाएगा कि कितना वर्क डन किया है इस इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इसको ए से बी तक इसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसकी इनिशियल एनर्जी अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है इसके ऊपर चार्ज दे रखा और क्या दे रखी है इसकी रेडियस दे रखी है। अब देखो ये कैसा है स्फेरिकल है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल जो कैपेसिटर आया था अगर मैं उसकी कैपेसिटी आपसे देखता हूं तो जो अर्थ वाला केस हमने किया था उसकी कैपेसिटी आपके पास किसकी इक्वल आई वही 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में
क्या आई थी भाई, आर, ये आई थी, ठीक है। आर यानी दोनों हमारे पास क्या स्फेरिकल है, तो दोनों की कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की इक्वल हो जाएगी। अब इसकी जो एनर्जी आई थी भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जब हमने बात की थी या सिंपल हमने एनर्जी निकाली थी, तो हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसके अंदर क्या आता है, क्यू भी है और उसकी क्या है, कैपेसिटी भी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। एक हमारे पास क्या था 1/2 सी वी स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है आपका पोटेंशियल आ जाता है, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हम नहीं लेंगे। और एक दूसरा आपके पास क्या जाता है, एक फॉर्मूला हो रहा था 1/2 सी, एक तो याद आता है, और सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्यू, और ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, अब इसके अंदर देखो ये आपका फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर बाई सी, इसके अंदर चार्ज भी है और हमारे पास क्या है, कैपेसिटी भी है। तो यहां से अगर मैं इनिशियल एनर्जी लूंगा तो इनिशियल एनर्जी की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 1/2 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, देखो R1 इनिशियल लेंगे तो R1 की वैल्यू क्या है, ए की इक्वल हो जाएगी भाई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और माइनस फाइनल एनर्जी 1/2 क्यू, यानी इसका क्या हो जाएगा भाई, क्यू स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 की वैल्यू क्या है बी, यानी फाइनल एनर्जी तो क्या होगी, इस बड़े वाले की होगी ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया भाई। अब यहां से जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन ले दो, तो यहां से जो W आएगा आपका किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहां से देखो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले दिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1/a माइनस 1/b, तो यही आपका क्या जाता भाई, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, कि हमने इतना वर्क डन किया है, जो भी इसकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस आएगा दोनों की में, वही हमारा क्या जाता है, वर्क डन आ जाता है भाई, ठीक है। तो बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको इन क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, तो सबसे पहले कोशिश करो आप उसका डायग्राम ड्रा करने की। अगर उसका डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो आधी चीजें आपको वैसे अंडरस्टूड हो जाती हैं। तो ये थे भाई आज के हमारे वीडियो के अंदर आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको सोल्व करके देखें, ट्राई करके देखें, जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर इनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आएंगे, नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो तब तक इनके लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, और जो कुछ भी जैसा आपको लगे आप मुझे इसके अंदर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही।